हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने राष्ट्रपति की कार्यकाल की शक्तियों को पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से शुरुआत करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे आईएएस और पीसीएस का जितना भी आपका GS2 का सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी प्लस IR का सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। तो राष्ट्रपति की कार्यकाल की शक्तियों को हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति की कार्यकाल की शक्तियां, कार्यपाल की शक्तियां, तो ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, उसे हम लोग थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं जिससे आपका भी साथ साथ रिवीजन होता चले, क्योंकि आईएएस में पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे रेगुलर तो आप लोग को ये चीज़ें भूलती चली जाएंगी, फिर आपको एग्जाम के टाइम बहुत दिक्कत हो सकती। इसलिए साथ साथ हम लोग पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी करते हुए चलेंगे, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। तो पहला था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति की प्रमुख कार्यपाल की शक्ति थी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये दूसरी कार्यपाल की शक्ति थी। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तीसरी कौन थी? तीसरा था कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, के न्यायाधीशों की नियुक्ति। चौथा CAG की नियुक्ति। ये सभी कार्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति की हम लोग ने देखी थी पिछले लेक्चर में। CAG के बाद हम लोग ने देखा था राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये पांच छह नियुक्ति और एक दो और देखा था हम लोग ने। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति, के अध्यक्षों की नियुक्ति। इसके अलावा हम लोग ने 2 पॉइंट और देखे थे कि संघ सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। इसी प्रकार से दूसरी और हम लोग ने देखा था कि जो भी मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसको हटा के उसको भी देख लेते हैं। ये हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। आप लोग रिवाइज भी करते चलिए जिससे आपको चीज़ें याद रहें। संघ सरकार के कार्यों को सुलभ बनाने के लिए, संघ सरकार के कार्यों को सुलभ बनाने के लिए नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। और इसके अलावा कौन सा पॉइंट देखा था कि मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये सब चीजें हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत देखा था। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो विधायी शक्तियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कार्यपाल की शक्तियां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विधायी शक्तियों के से पूछे जाते हैं। तो विधायी शक्तियों में हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियां। तो पहला ये है कि राष्ट्रपति की पहली विधायी शक्ति ये है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदनों, जो भी दोनों सदन हो गए, उनकी संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को
संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। तो ये पहली विधायी शक्ति होगी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदन कौन हो गए, राज्यसभा लोकसभा के दोनों जो सदन हो गए, इनकी संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। और दूसरी कौन सी शक्ति हो गई कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद, प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। तो पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि जो राष्ट्रपति होते प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते, तथा दूसरी कौन सी होगी कि राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। तो दो शक्तियां आपको पता चली प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद। जैसे अभी 2019 में हुआ था चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके जो लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। तो आपको इस तरह से जो करंट में न्यूज़ चल रही है उसको रिलेट करते हुए चलना है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं प्रत्येक वर्ष व प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद। तो ये तीसरा हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा क्या हो गया कि राष्ट्रपति सदन के सत्रों को बुलाते हैं, सदन के सत्रों को बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि वो जो लोकसभा और जो राज्यसभा के सत्र होते हैं उनको कौन बुलाता है, उनको राष्ट्रपति बुलाते हैं, तथा उनको समाप्त कौन करता है, उनको समाप्त भी राष्ट्रपति करते हैं। सदन को बुलाते हैं व चौथा, राष्ट्रपति सदन के सत्रों को समाप्त करते हैं, सत्रों को समाप्त करते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। राष्ट्रपति सदन के सत्रों को बुलाते हैं, सदन को आहूत करते हैं। इसको बुलाने को क्या कहते हैं, आहूत करना। सत्रों को आहूत करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा, स्पीकर सदन के सत्रों को नहीं बुलाते हैं। कौन बुलाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति दोनों सदन के सत्रों को बुलाते हैं। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, स्पीकर सदन के सत्रों को नहीं बुलाते हैं। और 17वां कौन करता है, जो सदन के सत्र को समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो सदन के सत्रों को समाप्त करते हैं तथा वही सदन के सत्रों को बुलाते हैं। स्पीकर ना तो सदन के सत्र को बुलाएगा ना तो वो सदन के सत्र को समाप्त करेगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस ये आज की ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, कार्यपालकीय शक्तियों को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगली कौन सी विधायी शक्ति है हमारे राष्ट्रपति की। तो 5वीं विधायी शक्ति देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। 5वीं, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, लोकसभा का विघटन करते हैं। तो जो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, तो यहां पे भी आपको याद रखना कि स्पीकर लोकसभा का विघटन नहीं करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। एक बार लोकसभा का विघटन हो जाता है तो फिर से लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लोकसभा का विघटन होने पे पुनः लोकसभा का चुनाव कराया जाता है। तो ये हो गया। छठा कौन सा हो गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं।
तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो सदस्य होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तो इसी जो इसका उल्लेख कौन से है आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया। तो इसी आर्टिकल के तहत रेखा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इसी आर्टिकल के तहत सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 80 के तहत सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इसके साथ ही रेखा को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसी के तहत रेखा, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान किया गया है। 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये आपको 12 लोग याद रखने हैं। और किसको मनोनीत करता है? जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं उन्हें राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयकों पर ये राज्यसभा हो गए व लोकसभा, इन दोनों सदनों से पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं। तो विधेयक पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। किसी भी मंत्री का हस्ताक्षर विधेयकों पर नहीं होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि विधेयकों पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, किसी भी मंत्री के हस्ताक्षर विधेयकों पर नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं और जिस दिन हस्ताक्षर विधेयक पे करेंगे उसी दिन से विधेयक के निर्माण की तिथि को माना जाएगा कि उसी दिन विधेयक का निर्माण हुआ है। जिस दिन राष्ट्रपति विधेयक पे हस्ताक्षर करेंगे उसी दिन से विधेयक के निर्माण की तिथि को माना जाएगा। तो ये हो गया, राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयकों पे हस्ताक्षर करते हैं। इसके अलावा और देखते हैं कि राष्ट्रपति, ये 8वां हो गया, 8वीं शक्ति है शायद। राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आपको यह याद रखना होगा कि राष्ट्रपति दोनों सदनों से पारित विधेयकों पर वीटो शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 111 में 111 में इसका प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? 111। तो इसे अभी हम लोग और थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपके जो वीटो पावर, जो वीटो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। नवा क्या हो गया कि राष्ट्रपति संघ व राज्य सूची पर, संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की हम लोग ने, इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग वीटो पावर को पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग अध्यादेश को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, जिसके आपका कोई भी एक डाउट पॉलिटी में नहीं रहना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन यदि यहाँ से पूछा जाए, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की वीटो पावर को पढ़ेंगे और ये जो राष्ट्रपति की वीटो पावर है ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, और जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये आज हम लोग वीटो पावर को पढ़ने जा रहे हैं, कल हम लोग अध्यादेश को पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
और जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, तथा जो राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख 111 में किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो पावर। तो वीटो पावर का उल्लेख आपको किस आर्टिकल में किया गया? तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि वीटो शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। वीटो शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन जो आईएएस में घुमा के पूछा जा सकता है कि वीटो शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, तो हमारे संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट कि विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर, विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो जब विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पे अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति विधेयक पे अनुमति नहीं दे सकता है, या राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास भेज सकता है। तो राष्ट्रपति की इसी शक्ति को लोकप्रिय रूप से वीटो के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति, तीन ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति विधेयक पे अनुमति दे सकता है। राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं। विधेयक पे अनुमति दे सकता है, अनुमति दे सकता है, या विधेयक पे अनुमति नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदनों के पास वापस भेज सकता है। तो राष्ट्रपति की इन्हीं शक्तियों को सामूहिक रूप से वीटो पावर कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन से वीटो पावर होती हैं। तो तीन प्रकार की राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। अब हम लोग प्रत्येक वीटो पावर को उनके नाम से समझेंगे। तो जब से कोई विधेयक है वो दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो राष्ट्रपति उस विधेयक पे अपनी अनुमति दे दे, या तो उस पे अनुमति ना दे, या तो क्या करे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदनों के पास भेज दे। तो इसी शक्ति को, राष्ट्रपति की इन्हीं शक्तियों को सामूहिक रूप से वीटो कहते हैं, लोकप्रिय रूप से वीटो कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है। तीन प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त होती है। अब हम लोग जो वीटो शक्ति को उनके नाम से समझेंगे कि कौन कौन से वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इन्हीं को सामूहिक रूप से या लोकप्रिय रूप से वीटो कहते हैं, वीटो पावर। तो अब हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहली वीटो शक्ति कौन सी है उसे देखते हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर, पहली निरपेक्ष वीटो, निरपेक्ष वीटो, दूसरी निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो,
तीसरी जेबी वीटो। तो ये तीन वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। पहली कौन सी हो गई? निलंबन। पहली हो गई अब्सोल्यूट वीटो या पहली हो गई निरपेक्ष वीटो या अब्सोल्यूट वीटो, इसे इंग्लिश में अब्सोल्यूट कहते हैं। दूसरी कौन सी होगी? निलंबनकारी वीटो। तीसरी कौन सी हो गई कि जेबी वीटो। अब हम लोग प्रत्येक वीटो शक्ति को और अच्छे ढंग से समझते हैं। तो निलंबनकारी निरपेक्ष वीटो का मतलब ये कि राष्ट्रपति जब विधेयक पर अपनी अनुमति ना दे तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राष्ट्रपति। तो इसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पे अपनी अनुमति देने से मना कर दे तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की निरपेक्ष वीटो पावर। तो ये पहला हो गया। और इसको याद रखना है कि 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पे निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया था। पेप्सू जो विधेयक बना था 1954 में, उस विधेयक को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुमति नहीं दी थी। तो ये आपको याद रखना है, पेप्सू विधेयक पे निरपेक्ष वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो पेप्सू विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया था। इसका क्या मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पे अपनी अनुमति ना दे तो राष्ट्रपति की इस पावर को निरपेक्ष वीटो कहते हैं। दूसरा देखते हैं, निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास भेजता है तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति जब विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास वापस भेजता है तो इसे राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो पावर कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो विधेयक होता है उसको पारित कराने में विलंब कराना। तो इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक जाता है, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास वापस भेजता है। तो ये हो गया निलंबनकारी वीटो। इसे निरपेक्ष वीटो भी कहते हैं या अत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। अत्यंतिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो पावर। तीसरा क्या होगा? जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाएगा, यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करे, ना तो अनुमति दे, ना तो वो पुनर्विचार के लिए सदनों के पास भेजे, तो राष्ट्रपति की इस पावर को जेबी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक गया है, राष्ट्रपति उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, वो राष्ट्रपति के पास किया था और उसी तरह से राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है। तो राष्ट्रपति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं तय की गई है कि राष्ट्रपति कितने समय के अंदर जो विधेयकों पे अपनी अनुमति देगा। इसलिए राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए किसी भी प्रकार की समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति विधेयकों को अपने पास रख सकता है, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। जब राष्ट्रपति विधेयकों पर कोई कार्यवाही ना करे तो इसे क्या कहते हैं? इसे जेबी वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति को कितने समय के अंदर विधेयकों पर अपनी अनुमति देनी है। इसलिए राष्ट्रपति जो भी विधेयक होते हैं उन पर कार्रवाई करने से थोड़ा विलंब कर सकता है या उसको अपने पास रख सकता है। तो ये सब हो गई राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। पहला कौन सा हो गया? निरपेक्ष वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कोई अनुमति ना दे। दूसरी कौन सी होगी? निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास भेजता है तो इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पे कोई भी कार्रवाई ना करे, उसे अपने पास पड़ा रहने दे, उसे राष्ट्रपति की जेबी वीटो कहते हैं। और इसका उल्लेख किस संविधान में किया गया है? जो हमारा वीटो पावर है, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है, उसका उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है।
वीटो पावर आर्टिकल 111 में किया गया है। तो ये आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 111 में जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए वीटो पावर का उल्लेख किया गया है। और जो जेबी वीटो का प्रयोग डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पे जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो जो आपने सुना होगा कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, तो उन्होंने डाक संशोधन विधेयक पे जेबी वीटो का प्रयोग किया था। डाक संशोधन विधेयक पे पहली बार किसी ने यदि जेबी वीटो का प्रयोग किया था तो वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पे जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वीटो पावर क्या होता है। राष्ट्रपति की वीटो पावर 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष वीटो पावर, और दूसरा क्या हो गया निलंबनकारी वीटो पावर, तीसरा कौन सा हो गया जेबी वीटो पावर। तो ये सब 3 प्रकार के हम लोग ने वीटो पावर देख ली। अब अगले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को अच्छे ढंग से समझेंगे। आप लोग को यदि ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं उनसे चैनल, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। गाइस थैंक यू सो मच। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की वीटो पावर 111 में इसका उल्लेख है। 3 प्रकार की वीटो पावर होती हैं, निरपेक्ष वीटो पावर और निलंबनकारी, और तीसरा कौन सा होगा जेबी वीटो पावर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।